जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 7A में आपने बताना है कि जो ये एक इक्वेशन है जो कि सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है, इसमें जो दो स्ट्रेट लाइंस हैं वो कोइंसिडेंट हैं, परपेंडिकुलर हैं या ऑफ नीदर टाइप हैं। मतलब कि क्या उनके दरमियान एंगल 0 है, क्या उनके दरमियान एंगल 90 है। अगर 0 भी नहीं है और 90 भी नहीं है तो फिर सारी बात है वो नीदर परपेंडिकुलर होंगी नार कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है बेटा, तो इसके लिए रूल ये होता है इफ, बल्कि मैं आपको तफसील से थोड़ा लिख देता हूँ। आप जानते हैं बेटा टेन थीटा से आप एंगल ढूंढ सकते हैं किसी भी होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर जो दो स्ट्रेट लाइंस छुपी हैं उनका। उसका फार्मूला होता है 2√h² - ab ओवर a + b। अच्छा देखिए, जब एंगल 0 तभी आएगा जब इस सारे नंबर का आंसर 0 आए। तो कोई फ्रैक्शन 0 कब होती है? जब न्यूमरेटर उसका 0 हो। तो न्यूमरेटर में जो अननोन वैल्यूज हैं वो h² - ab है। इट मीन्स के लाइंस विल बी कोइंसिडेंट इफ, जब इसका आंसर 0 हो। इसका आंसर 0 तब होगा जब न्यूमरेटर 0 हो। न्यूमरेटर 0 तब होगा जब h² - ab 0 के इक्वल हो। सेकंड, लाइंस विल बी परपेंडिकुलर। जो इस इक्वेशन के अंदर दो लाइनें छुपी हुई हैं वो परपेंडिकुलर होंगी जब बेटा डिनोमिनेटर 0 हो, क्योंकि समथिंग डिवाइडेड बाय 0 गिव्स यू इन्फिनिटी। तो जब टेन का आंसर इन्फिनिटी आए तो एंगल 90 डिग्री होता है। तो इट मीन्स लाइंस परपेंडिकुलर होंगी अगर डिनोमिनेटर 0 हो, यानी a + b 0 हो। और अगर ये भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो रही हो, ये भी ना हो रही हो, इट मीन्स द लाइंस आर नीदर कोइंसिडेंट नॉर परपेंडिकुलर। फिर वो सिंपल इंटरसेक्टिंग होंगी, ना तो कोइंसिडेंट या पैरेलल होंगी और ना ही परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है बेटा, तो कंपेयर कीजिए। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद जनरल सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन के साथ बेटा इसको कंपेयर किया। x² के साथ यहाँ पे 1 है कोएफिशिएंट, इधर x² का कोएफिशिएंट a है तो a विल बी इक्वल टू 1। सिमिलरली xy का कोएफिशिएंट 2h, यहाँ पे 5, 2h विल बी इक्वल टू 5, h विल बी 5/2 एंड द थर्ड वैल्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ y² विच इज b, और इधर कोएफिशिएंट ऑफ y² इज -1। तो ये तीनों कोएफिशिएंट हमने ढूंढ लिए। नाउ आपने ये वैल्यूज ढूंढनी है, यानी h² - ab का आंसर पहले ढूंढेंगे, फिर देखते हैं जी क्या आंसर बनता है इसका। h² - ab 5/2 square -1 into -1, it becomes 24, 5/4 plus 1, LCM लिया it becomes 24, 29/4। ये आंसर बेटे 0 नहीं है, this is not equal to 0। अगर 0 नहीं है it means lines represented by 1 are not कोइंसिडेंट। ये कोइंसिडेंट नहीं है, जो इसके अंदर दो स्ट्रेट लाइंस छुपी हैं वो कोइंसिडेंट नहीं है। अब सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं जी। अगर वो नहीं वैलिड तो दूसरा देखते हैं, a + b का आंसर देखते हैं। a की वैल्यू बेटा 1 प्लस b की वैल्यू -1, दिस बिकम 0। तो a + b 0 आ गया। अगर a + b 0 हो तो लाइंस बेटा परपेंडिकुलर होती हैं। दिस इंप्लाइज लाइंस रिप्रेजेंटेड by 1 are perpendicular। तो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट हुआ जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 पार्ट्स हैं इसके, पेपर में बोर्ड में आए तो एक पार्ट ही आएगा। हर पार्ट में आगे 3 इक्वेशंस हैं। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जी। कहता है ए बी सी ये वर्टिसेस हैं किसी ट्राइंगल के। उस ट्राइंगल के प्रूव कीजिए कि जो राइट बाइसेक्टर्स होंगे वो कंकरेंट होंगे। द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्राइंगल आर कंकरेंट। तो पहली बात बेटा, राइट बाइसेक्टर होता क्या है? इसमें कोई एक्चुअल स्केचिंग की जरूरत नहीं होती, वो तो एंगल ढूंढने के लिए एक्चुअल स्केच करना होता है। तो सिंपल सी रफ सी स्केचिंग की हमने, ये ए सपोज, ये बी और ये सी। तो पहले आइडिया देख लें बेटा, राइट बाइसेक्टर होता क्या? नाम से ही जाहिर है, राइट। राइट मीन्स परपेंडिकुलर। ये एक लाइन होगी जो परपेंडिकुलर होगी। बाइसेक्टर,
बाई सेक्टर का मतलब होता है दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करने वाला। एक होता है इंटरसेक्ट, मसलन ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये हम कह सकते हैं ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट मींस कि कट कर रही हैं दूसरे को, लेकिन ये बाई सेक्टर नहीं है, क्योंकि देखें इधर थोड़ा हिस्सा है, इधर ज्यादा है, इसी लाइन सेगमेंट का ये थोड़ा हिस्सा, ये ज्यादा हिस्सा, तो ये इंटरसेक्शन तो हो रही है, इनकी बाई सेक्शन नहीं हो रही। लेकिन अगर मैं ऐसे ड्रा करूं, ये लाइन की लेंथ तो इनफाइनाइट होती है, ये कोई सी लाइन सेगमेंट है ए बी, तो ए बी पर ये लाइन सपोज एल है कोई, ये अगर मिड से गुजरे तो हम इसे कहेंगे ये बाई सेक्टर है। यानी अगर ये फर्ज कीजिए 6 सेंटीमीटर लेंथ की लाइन है, लाइन सेगमेंट है ए बी, तो 3 सेंटीमीटर इधर, 3 सेंटीमीटर इधर, जो मिडल पॉइंट से लाइन गुजर जाए उसे बेटा बाई सेक्टर कहते हैं। जो मिडल से ना करे उन्हें हम कहते हैं ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये आपस में बाइसेक्ट कर रही हैं। अगर ये दोनों को आप इक्वलाइज कर रहे हैं, लाइन की बजाय इसको लाइन सेगमेंट ले रहे हैं, तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं। राइट बाइसेक्टर में प्रॉपर्टी ये होगी, राइट भी होगी लाइन और बाइसेक्ट भी करेगी, यानी परपेंडिकुलर भी होगी, बाइसेक्ट भी करेगी। यहां पे देखें एंगल कुदरती 90 बन गया हमारा, तो ये लाइन 90 डिग्री पर फॉल कर रही है ए बी पर और ए बी के मिड से गुजर रही है, लिहाजा इसे हम कहेंगे राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हम पहले राइट बाइसेक्टर्स की इक्वेशंस ढूंढेंगे, फिर उनको कंकरेंट प्रूव करेंगे, जो कि पिछले क्वेश्चन में आपने फार्मूला सीखा हुआ है कंकरेंसी का। तो राइट बाइसेक्टर होते क्या हैं वो देखते हैं जी, और उनकी फिर इक्वेशन कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। तो राइट बाइसेक्टर का कांसेप्ट आपको मिल गया बेटा। देखिए बी सी एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट, मैं कोऑर्डिनेट्स भी लिख देता हूं 8 6, C is 12 and 0 and A is 0 0। ऐसी लाइन जो बी सी के मिड पॉइंट से गुजरे। अच्छा देखिए ये लाइन भी गुजर रही है मिड से, लेकिन टिल्टेड लाइन है, ये 90 एंगल पे नहीं है, तो इसे हम राइट बाइसेक्टर नहीं कहेंगे। ये बाइसेक्टर तो है बट राइट नहीं है। तो राइट बाइसेक्टर बेटा वो होगा जो मिडल पॉइंट से भी गुजरे, यानी लाइन सेगमेंट को हाफ हाफ करे और उस पर परपेंडिकुलर भी हो, यानी ये लाइन मिडल पॉइंट से भी गुजर रही है, 90 डिग्री पर भी आ रही है बीसी पर, लिहाजा ये लाइन बीसी का राइट बाइसेक्टर है। उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। इस राइट बाइसेक्टर की हमने इक्वेशन ढूंढनी है। अब चूंकि ट्राइंगल की बेटा 3 साइड्स हैं, तो 3 ही इस तरह के राइट बाइसेक्टर भी होंगे, उन तीनों की हम इक्वेशन ढूंढेंगे। तो नाम रख लेते हैं, ये ए बी सी ट्राइंगल है, सपोज डी मिड पॉइंट है बी और सी का। सिमिलरली देखिए ए सी का मिड पॉइंट, सपोज ये कोई मिड पॉइंट है ए सी का, इसका नाम रख लें सपोज ई, तो इसका राइट बाइसेक्टर क्या होगा, ऐसी लाइन जो मिडल से गुजरे और परपेंडिकुलर हो, यानी ऐसे। इसका ताल्लुक ए सी पर परपेंडिकुलर होने के साथ है, तो ये देखें ये ए सी पर परपेंडिकुलर भी है और मिडल पॉइंट से भी गुजर रही है ये लाइन, तो ये दूसरा राइट बाइसेक्टर हुआ सी ए लाइन का। अब तीसरे की तरफ चलते हैं जी। ऐसी लाइन जो ए बी पर मिड से भी गुजरे और परपेंडिकुलर भी हो, वो सपोज कुछ यूं है। प्रूव आपने ये करना है कि ये तीनों लाइनें कॉन्करेंट हैं, यानी एक ही पॉइंट से पास करती हैं। तो जिस तरीके पे बेटा एक लाइन की इक्वेशन, एक राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन हम ढूंढेंगे, उसी पैटर्न पे दूसरे राइट बाइसेक्टर की और उसी पैटर्न पे तीसरे राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। इस पॉइंट का नाम हम एफ रख लेते हैं। एफ इज द मिडल पॉइंट ऑफ ए बी। इन लाइंस के भी नाम रख लें, सपोज दिस इज नेम्ड एज L1, दिस जी बेटा मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं, लेट डी ई एंड एफ बी द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी, बल्कि सी ए यहां पे सेकंड नंबर का, सी ए एंड यहां पे बेटा बी सी, ये तरतीब गलत हो रही है, लेट दीज बी द मिड पॉइंट्स। डी मिड पॉइंट है बी सी साइड का, फिर सी ए का ई है तरतीब के साथ और ए बी का एफ है रिस्पेक्टिवली। Then
बाय मिड पॉइंट फार्मूला। 7.1 में आपने बेटा सीखा था मिड पॉइंट फार्मूला। D इज द मिडल पॉइंट ऑफ B एंड C। इट मींस D के कोऑर्डिनेट्स बेटा होंगे B का x कोऑर्डिनेट प्लस C का x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 2, यानी 8 प्लस 12 डिवाइड बाय 2, 8 प्लस 12 डिवाइड बाय 2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, इन पॉइंट्स को ऐड अप करेंगे, 6 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। मिड पॉइंट फार्मूला बेटा लगा दिया, ये बन गया 20/2 10 एंड 3, D मिल गया। इस तरह E ढूंढ लें। E इज द मिडल पॉइंट ऑफ CA। तो CA पे बेटा मिड पॉइंट फार्मूला लगा दें, 12 प्लस 0/2 कॉमा 0 प्लस 0/2, यानी E मिला 6,0। इसी तरह F ढूंढ लें जी। F विल बी 8 प्लस 0/2, 6 प्लस 0/2, तो F की वैल्यू हमें मिल गई 4,3। तो हमने मिडल पॉइंट बेटा ढूंढ ली है। अब चलते हैं इक्वेशंस की तरफ। ये बेटा पॉइंट अपने पास नोट कर लें, मुझे आपने लिखवाने हैं, ठीक है। अब बेटा पहले जरा देख लें, ये L1 एक राइट बाइसेक्टर है BC साइड का। तो इस L1 लाइन की इक्वेशन हमने ढूंढनी है। तो बेटा किसी भी लाइन की इक्वेशन ढूंढने के लिए आपने 6 टाइप्स पढ़ी हुई हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट्स फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट, सिमेट्रिक, नॉर्मल, ठीक है। तो इस लाइन का जरा डाटा इकट्ठा कीजिए कि इस लाइन पर क्या क्या चीज आपको पता है और क्या क्या ढूंढ के हम इसकी इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये, जो राइट बाइसेक्टर होता है बेटा वो मिड पॉइंट से गुजरता है, और मिड पॉइंट तो हम ढूंढ चुके हैं, इसका 10-3 था, इन दोनों का मिड पॉइंट D। तो ये लाइन L1 बेटा D पॉइंट से पास कर रही है, मींस ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है। तो हमें L1 लाइन पर एक पॉइंट का पता चल गया। अब अगर स्लोप का भी बेटा पता चल जाए तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के इस लाइन L1 की इक्वेशन ढूंढ लेंगे। तो अब स्लोप कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा लॉजिक इसमें समझ आ जाए, सवाल हल करना इतना मसला नहीं होता। BC लाइन पर लाइन L1 परपेंडिकुलर है, तो आपने कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी भी सीखी हुई है। BC की आप स्लोप निकाल लें, 2 पॉइंट BC का पता है, B की वैल्यूज का पता, C का भी पता, तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 से स्लोप निकाल लें BC की। जब इस लाइन की स्लोप आ गई, चूंकि लाइन L1 BC पर परपेंडिकुलर है, तो जब दो लाइनें परपेंडिकुलर हों तो उनकी स्लोप्स का रिलेशन क्या होता है, दोनों की स्लोप से का प्रोडक्ट -1 होता है, या एक लाइन की स्लोप दूसरी लाइन की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। ऐसा ही है। तो देखिए बातों बातों में हमने लाइन L1 की स्लोप भी ढूंढ ली, पॉइंट ऑलरेडी ढूंढा हुआ है, पॉइंट स्लोप लगाएंगे तो हमें इस लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। जी बेटा जी ठीक है, शाबाश, m = tan थीटा से ढूंढे। पहले मुझे ये बताएं कि tan थीटा से कब मिलती है स्लोप। बेटा थीटा पता क्या होता है, थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। तो यहां पे क्या BC लाइन x एक्सिस है, वो तो लिसन, ये एंगल शुरू होना चाहिए पॉजिटिव एक्सिस से लाइन तक के एंगल का पता हो तो हम स्लोप tan थीटा से ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे ये तो रफ स्केच किया हमने, हमें तो नहीं पता हो सकता BC साइड ऐसे हो टिल्टेड, ठीक है, इट इज नॉट अलोंग द x एक्सिस, ओके। तो अगर तो वो सिनेरियो होता तो चले हम tan थीटा वाला लगा के, नहीं, tan थीटा का फार्मूला बेटा स्लोप ढूंढने के लिए तब लगता है जब लाइन के इंक्लिनेशन का पता हो। यहाँ पे हमें किसी लाइन के इंक्लिनेशन का पता नहीं है, लिहाजा tan थीटा तो बिल्कुल भी नहीं लग सकता। अलबत्ता कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी से हम ढूंढ सकते हैं स्लोप इसकी। तो लेट L1, L2, L3 be right bisectors of sides BC, CA and AB। ये डाटा हमने लिख लिया रिस्पेक्टिवली। तो अब जी इक्वेशन ऑफ L1, तो L1 के लिए हमें इस लाइन L1 की
कि एक पॉइंट का पता होना चाहिए जो कि ऑलरेडी पता है, और स्लोप का पता होना चाहिए। और इस L1 लाइन की स्लोप बेटा BC से लिंक्ड है, तो पहले हम BC की स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ BC, जब दो पॉइंट्स का पता हो तो बेटे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 से स्लोप मिल जाया करती है। B और C को आप x2 y2 कहते हैं, B को आप x1 y1 ले लें, तो ये बनेगा जी 0 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 8। दिस बिकम्स माइनस 6 by 4, नेम इट एज m1 माइनस 3 by 2। तो अब सिंस L1 इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ BC, मतलब ये L1 लाइन BC पर परपेंडिकुलर है, तो सिंस L1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन BC, तो जब दो लाइनें परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप्स का रिलेशन क्या होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल होती हैं स्लोप्स उनकी। तो स्लोप ऑफ लाइन L1 क्या होगी, m1, यानी BC की स्लोप बेटा माइनस 3/2 है, तो L1 लाइन की स्लोप जो कि परपेंडिकुलर है BC पर, उसकी स्लोप होगी इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी ये माइनस है तो प्लस करेंगे और इसको उलट करेंगे, 3/2 को उलट किया तो 2/3। दैट इज द स्लोप ऑफ लाइन L1। तो बेटा हमने स्लोप, इसे m2 का नाम दे लेते हैं, हमने स्लोप भी ढूंढ ली, पॉइंट ऑलरेडी है लाइन L1 पर जो कि D है 10,3, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के लाइन L1 की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है जी, यूजिंग point slope form, equation of L1 is y minus y1 is equals to m into x minus x1। बेटा लाइन L1 पर हमें पॉइंट का पता है विच इज 10,3, ये पॉइंट आपका x1 y1 के तौर पे यूज होगा इस फार्मूले में। स्लोप आप ढूंढ चुके जिसका नाम हमने m2 रखा हुआ है, ठीक है, तो फार्मूले में आप m2 लगा देंगे, m2 की वैल्यू आपके पास है 2/3। ये लाइन L1 का डाटा हमने फिट करना है, तो L1 की स्लोप बेटा 2/3 है, जो कि m2 से रिप्रेजेंट की हमने। y माइनस y1 यानी y माइनस 3, m2 की वैल्यू 2/3 इंटू x माइनस 10, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, दिस इंप्लाइज 3 इंटू वाई माइनस 3 विल बी 2 इंटू एक्स माइनस 10, 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 2x माइनस 20। इन नंबर्स को उधर ले जाएं, तरतीब से लिखें, 2x माइनस 3y, ये भी उधर चला गया तो माइनस 11 रह जाएगा, इज इक्वल टू 0। दैट इज द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर L1, इसको नाम लेने चले वहां। इन्हीं लाइनों पे आपने अब लाइन L2 जो कि राइट बाइसेक्टर है CA का, इसकी इक्वेशन ढूंढनी है, और उन्हीं लाइनों पे आपने ये तीसरा जो राइट बाइसेक्टर है AB साइड का, जिसे हमने L3 का नाम दिया, उसकी इक्वेशन ढूंढनी है। फिर तीनों इक्वेशंस का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, अगर 0 आ गया तो हाँ ये प्रूव हो जाएगा कि ये तीनों राइट बाइसेक्टर कंकरेंट हैं। ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर L2। अब देखिए L2 लाइन जो है वो किस पर परपेंडिकुलर है बेटा, CA पर, तो CA की स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ CA, बिल्कुल जिस पैटर्न पे L1 की इक्वेशन ढूंढी उसी पैटर्न पे L2 की स्लोप ऑफ CA, y2 माइनस y1 0 माइनस 0 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, 0 ओवर समथिंग 0, नेम इट एज m3। तो सिंस L2 is perpendicular to CA, this implies slope, हमें तो L2 की स्लोप से गर्ज है, स्लोप ऑफ L2 क्या होगी बेटा, देखिए 0 का नेगेटिव और रेसिप्रोकल, 0 का नेगेटिव 0 ही होता है, और रेसिप्रोकल बेटा इसका क्या होगा 1/0, हर चीज के नीचे 1 होता है, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये 1/0 बनेगा, और 1/0 बेटा कितना होता है, इन्फिनिटी। तो पता चला लाइन L2 की स्लोप जो है वो इन्फिनिटी होगी, इसे M4 का नाम दे लें, तरतीब से हम कह रहे हैं M1 M2 यूज हो गया, फिर M3 इसको M4 कर दिया। तो
अब पॉइंट स्लोप यूज करते हैं जी, ताकि हमें लाइन L2 की भी इक्वेशन मिल जाए। तो ये पहले ही लिखा हुआ डाटा कुछ, इसी को अमेंड कर लेते हैं। यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन L2 इज, L2 लाइन की स्लोप जो कि M4 से शो हो रही है तो M4 लिखेंगे। अब इसके लिए बेटे पॉइंट कौन सा है, ये x1 y1 कौन सा होगा, E वाला पॉइंट, और E पॉइंट आपने ढूंढा हुआ है, ये था आपके पास 6,0, ये आपका x1 y1 के तौर पे यूज होगा, और M4 की वैल्यू आपके पास इन्फिनिटी है। यहाँ पे थोड़ा सा और भी है कि इन्फिनिटी को आपने सॉल्व कैसे करना है, y माइनस y1 की वैल्यू बेटा 0 इज इक्वल टू M4 इज इन्फिनिटी इंटू x माइनस 6। बेटा इन्फिनिटी को बेहतरीन तरीका इसका होता है सॉल्व करने का, 1/0 करके आप इसको सॉल्व कर लें। ये नहीं करना तो 2/0 कर लें, क्योंकि 2/0 भी इन्फिनिटी होता है, 1/0 भी इन्फिनिटी है। इससे इजीली इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 0 इंटू समथिंग 0 इज इक्वल टू x माइनस 6। इक्वेशन बेटा आ गई x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये दूसरा राइट बाइसेक्टर हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर तीसरे राइट बाइसेक्टर की तरफ चलते हैं। इक्वेशन ऑफ L3 लाइन इज परपेंडिकुलर टू AB, तो स्लोप ऑफ AB ढूंढे, 6 minus 0, 8 minus 0. It becomes 3/4. Name it as M5. Since L3 is perpendicular to AB, this implies slope of L3 will be इस slope का नेगेटिव और रेसिप्रोकल, यानी -4/3. Name it as M6. तीसरी लाइन की L3 की स्लोप हमने ढूंढ ली, और L3 के लिए पॉइंट आपके पास F है, और F की वैल्यू आपके पास थी जी 4,3, इनका मिड पॉइंट था। तो इक्वेशन ऑफ L3 इज y माइनस y, वही पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के x माइनस x1, y माइनस y1 की वैल्यू बेटा पॉइंट है आपके पास 4 और 3, ये x1 है, ये y1 है, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू m की वैल्यू यहाँ पे M6 है, यानी L3 की स्लोप उसका नाम हमने M6 रखा हुआ है, -4/3 इंटू x माइनस 4। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, इट बिकम्स 3y माइनस 3 3 9 इज इक्वल टू -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -4x प्लस 16, अरेंज करें, 4x प्लस 3y, ये इधर आ गया, ये भी नंबर इधर ले आए, -25 विल बी इक्वल टू 0। नेम इट एज 3। तो तीनों राइट बाइसेक्टर्स की इक्वेशंस हमने ढूंढ ली। बस बेटे 1 मिनट का क्वेश्चन रह गया बाकी। अब वी नो ये तीनों राइट बाइसेक्टर कंकरेंट हमने प्रूव करने हैं। वी नो L1, L2, L3 will be concurrent if लाइंस कंकरेंट होती हैं अगर डिटर्मिनेंट 0 हो उन लाइंस का। लाइन 1 इक्वेशन नंबर 1 थी आपके पास, कोफिशिएंट लिखने होते हैं, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, 2 माइनस y का कोफिशिएंट और फिर कांस्टेंट। सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन है वो है x माइनस 6, x का बेटे कोफिशिएंट 1 है, y यहाँ पर नहीं है, जो ना नंबर हो, जो वेरिएबल ना हो उसका कोफिशिएंट 0 होता है, और -6, 4, 3 एंड -25। ये डिटर्मिनेंट हम इवैल्यूएट करेंगे, 0 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल 0 0 आ गए, इट मीन्स ये प्रूव हो जाएगा कि तीनों राइट बाइसेक्टर कंकरेंट हैं। इसे इवैल्यूएट करें, 2 इंटू रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, 0 -6 3 -25 -3 की रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, 1 -6 4 -25 प्लस -11 इंटू डिटर्मिनेंट, -11 की रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, 1043 दिस बिकम्स 2 इंटू AD, दिस इंटू दिस 0 माइनस प्लस माइनस फार्मूले का, और माइनस की प्लस, 6 3 18 प्लस 3 -25
प्लस 24 माइनस 11 into 3 minus 0 is equal to 0. 2 18s are 36 plus 3 into minus 1 minus 11 into 3 is 0. 36 minus 3 minus 33 is 0. 36 minus 36 is 0. 0 is equals to 0. ये बात true है. Hence right bisectors are concurrent. तो ये पहला पार्ट क्वेश्चन का प्रूव हो गया. जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट में देखते हैं जी. इक्वेशन ऑफ आल्टीट्यूड्स आपने ढूंढनी है. तो सबसे पहली बात कि आल्टीट्यूड बेटा होता क्या है. 9th में भी आपने सीखा होगा. ऐसी लाइन, एक ट्राइंगल, सपोज ये ए पॉइंट, ये बी और ये सी. पार्ट ए में आपने सीखा था राइट बाइसेक्टर. राइट मीन्स के परपेंडिकुलर लाइन हो, बाइसेक्टर मीन्स मिड पॉइंट से गुजरे. ये राइट बाइसेक्टर है जिसे हमने L1 कहा था. आल्टीट्यूड और इसमें डिफरेंस क्या होता है. आल्टीट्यूड में और इसमें एक बात कॉमन होती है, एक बात डिफरेंट होती है. बेटा आल्टीट्यूड भी परपेंडिकुलर लाइन होती है, लेकिन ये भी परपेंडिकुलर है, आल्टीट्यूड भी परपेंडिकुलर. जो राइट बाइसेक्टर है वो भी परपेंडिकुलर, जो आल्टीट्यूड होता है वो भी परपेंडिकुलर. ये बात दोनों में कॉमन है. अब एक बात डिफरेंट भी है दोनों में. राइट बाइसेक्टर के लिए जरूरी है कि वो बाइसेक्शन करे, मतलब मिड पॉइंट से गुजरे. आल्टीट्यूड के लिए ये जरूरी नहीं कि वो मिड से गुजरे. आल्टीट्यूड के लिए बेटा जरूरी है कि वो वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल में से गुजरे, ट्राइंगल के कोने से गुजरे और सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर हो. ये है बेटा आल्टीट्यूड. A line that passes through the vertex of the triangle and is perpendicular to the opposite side. That is called altitude. Right bisector क्या होता है? A line which is perpendicular and passes through the midpoint of the side. तो फर्क नजर आ गया आपको. राइट बाइसेक्टर के लिए मिड से गुजरना जरूरी है, वर्टेक्स से गुजरे या ना गुजरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आल्टीट्यूड के लिए वर्टेक्स से गुजरना जरूरी है, कोने से गुजरना जरूरी है, मिड से वो लाइन गुजरे या ना गुजरे कुछ फर्क नहीं पड़ता. और जब ट्राइंगल बेटा इक्विलेटरल होती है तो राइट बाइसेक्टर भी वही होगा और आल्टीट्यूड भी उस ट्राइंगल का वही होगा. लेकिन वो तो एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल आ गई, जनरली ऐसा नहीं होता. तो आल्टीट्यूड इज अ लाइन दैट पासेस थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एंड इज परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड. तो हमें इस आल्टीट्यूड की बेटा इक्वेशन ढूंढनी है. सपोज AD आल्टीट्यूड है, तो AD का हम डाटा कलेक्ट करेंगे. ये राइट बाइसेक्टर में हटा रहा हूं. AD की अब इक्वेशन बेटा कैसे मिल सकती है. किसी भी लाइन की इक्वेशन ढूंढने के लिए या हम पॉइंट्स लो फॉर्म लगा लेते हैं या 2 पॉइंट्स फॉर्म लगा लेते हैं. मोस्टली वैसे इनमें से ही फॉर्म्स लगती हैं. 90% तक ये फॉर्म्स ज्यादा यूज होने वाली है. तो बेटा AD लाइन की हमें इक्वेशन ढूंढनी है. तो AD की इक्वेशन पॉइंट्स लो फॉर्म लगाने की कोशिश करते हैं. पॉइंट्स लो फॉर्म कहती क्या है जी, ये पॉइंट का पता हो, स्लोप का पता हो. तो मेरे बच्चों AD आल्टीट्यूड है, तो हमें क्या A पॉइंट का नहीं पता. A तो गिवन है, इट मींस आधा काम तो ऑलरेडी हो गया होगा. यानी AD आल्टीट्यूड है और AD ऐसी लाइन है जो A से तो पास कर ही रही है. ठीक है बेटा. तो यानी AD एक लाइन है जिस पर A पॉइंट का हमें पता है. तो पॉइंट वाली कंडीशन वैलिड है. इसमें पॉइंट का पता है. रह गया मसला स्लोप का. अब हम लगाते हैं परपेंडिकुलरिटी कंडीशन. देखिए AD आल्टीट्यूड होने की वजह से ये परपेंडिकुलर है BC पर. तो मेरे बच्चों BC की स्लोप निकाल लो. BC की स्लोप हम निकाल सकते हैं y2 - y1 over x2 - x1 फार्मूले से. BC की स्लोप आ जाएगी. उसको नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें AD की स्लोप मिल जाएगी. तो पॉइंट भी मिल गया, स्लोप भी मिल गई. बेटा पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे तो हमें आल्टीट्यूड AD की इक्वेशन मिल जाएगी. फिर बता रहा हूं D में कोई कंपल्शन नहीं कि ये मिड पॉइंट है, लिहाजा वी डोंट नो अबाउट इट्स कोऑर्डिनेट्स. अगर तो ये मिड पॉइंट होता तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट फॉर्म से ढूंढ लेते, मिड पॉइंट फार्मूले से, सॉरी. ठीक है जी. तो इतना सारा काम है. जिस तरीके पे एक आल्टीट्यूड आएगा उसी तरीके पे दूसरा आल्टीट्यूड, उसी तरीके पे तीसरा आल्टीट्यूड. बाकी वो बाद में ड्रॉ करता हूं, पहले एक की तरफ चलते हैं.
Let AD, BE and CFB altitudes of sides. AD BC साइड का अल्टीट्यूड है, दूसरा अल्टीट्यूड यहां से करते हैं ड्रॉ, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे हम CA साइड पर, तो BE इज द सेकंड अल्टीट्यूड और CF तीसरा अल्टीट्यूड है। हमें प्रूव ये करना है ये तीनों कंकरेंट हैं, तो पहले तीनों की इक्वेशन ढूंढनी पड़ेगी। तो AD अल्टीट्यूड है BC का, BE इज द अल्टीट्यूड ऑफ CA एंड CF इज द अल्टीट्यूड ऑफ AB रिस्पेक्टिवली। तो अब इक्वेशन की तरफ चलते हैं। इक्वेशन ऑफ, मैं डाटा आपको सारा बता चुका इसका कि क्या क्या प्रोसीजर, क्या क्या सारा प्रोसीजर आपको डिफाइन कर दिया मैंने। इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड AD, तो बेटे पहला हमारा इंटरेस्ट है AD एक अल्टीट्यूड, उसकी हम इक्वेशन ढूंढेंगे। तो AD पर हमें पॉइंट का पता होना चाहिए, पॉइंट तो ऑलरेडी हमें पता है। कल राइट बाइसेक्टर था, उसके लिए पॉइंट का नहीं पता था, क्योंकि राइट बाइसेक्टर के लिए जरूरी नहीं कि वो वर्टेक्स में से गुजरे, तो उसके लिए मिड से गुजरना जरूरी, तो हमने मिड पॉइंट फार्मूला लगा के ये मिड पॉइंट ढूंढ लिया था लाइन पर, और स्लोप ऐसे ही ढूंढी थी जैसे मैं AD की ढूंढूंगा। BC की स्लोप निकालेंगे, उसको नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो AD की स्लोप आ जाएगी, बिकॉज AD इज परपेंडिकुलर टू BC। पार्ट 1 की तरह ही हम इसकी स्लोप कैलकुलेट करेंगे। पेपर में आए तो बेटा एक पार्ट अलग से आएगा, मसलन पेपर में आ गया तो या सिर्फ इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड आ जाएंगे आपको कैलकुलेट करनी, या इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर, या इक्वेशन ऑफ मीडियन, तो अलग-अलग से ये सारा प्रोसीजर आप इसमें करेंगे, क्योंकि पेपर में तीनों पार्ट इकट्ठे नहीं आ सकते, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आए तो ये कम से कम 20 नंबर का सवाल बनना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लेंथी। तो इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम स्लोप ढूंढेंगे जी, स्लोप ऑफ BC by using this formula y2 minus y1 over x2 minus x1, 6 minus 0 over 8 minus 0, it is 3 by 4, name it as m1. So since by definition of altitude AD will be perpendicular to BC, this implies using condition of perpendicularity of the lines, स्लोप ऑफ लाइन या अल्टीट्यूड लिखना ज़्यादा बेहतर है, अल्टीट्यूड भी एक लाइन ही होती है बेटा, अल्टीट्यूड AD अल्टीट्यूड की स्लोप क्या होगी, BC की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल, इट इज 3 by 4, इट्स नेगेटिव रेसिप्रोकल विल बी -4 by 3, दैट इज नेम इट एज m2, दैट इज द स्लोप ऑफ द अल्टीट्यूड AD -4 by 3। स्लोप बेटा हमने ढूंढ ली जी बेटा, ओके हमने BC की स्लोप ढूंढनी थी, हमने यूज कॉलम AB कर दिया है। ये इसी को चेंज कर लेते हैं हम, चलिए स्लोप ऑफ BC, तो BC पॉइंट यूज होना चाहिए, y2 minus y1 divided by x2 minus x1, यानी 0 minus 6 divided by 12 minus 8, name it as m1, minus 6 by 4 which becomes minus 3 by 2. अब since by definition of altitude AD is perpendicular to BC, this implies स्लोप ऑफ AD क्या होगी, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हों तो जो इस लाइन की स्लोप होगी उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करने से AD की स्लोप मिलेगी। तो BC की स्लोप है -3 by 2, इसको नेगेटिव रेसिप्रोकल किया तो ये बन जाएगा माइनस का नेगेटिव प्लस, और 3 by 2 को रेसिप्रोकल किया तो 2 by 3, दैट इज द स्लोप ऑफ AD। इसे m2 का नाम हम दे लेते हैं जी, m2 इज 2 by 3। तो बेटा स्लोप हमने ढूंढ ली AD की, और पॉइंट AD पर हमारे पास ऑलरेडी है, AD पर A पॉइंट, जो कि AD लाइन A से गुजर रही है, तो A पॉइंट लाइज ऑन अल्टीट्यूड AD, तो पॉइंट का भी हमें पता चल चुका है, स्लोप हमने कैलकुलेट कर ली है यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म
इक्वेशन ऑफ ए डी इज, पॉइंट स्लोप फॉर्म बेटा क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब m कौन सा होगा जी, जो ए डी के लिए m है, ए डी के लिए m का नाम हमने m2 रखा हुआ है, ए डी की स्लोप का नाम, तो m2 लिखेंगे हम, ठीक है बेटा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ पे देखें पॉइंट कौन सा यूज होगा, a विल बी ट्रीटेड एज x1 एंड y1 बिकॉज ए डी पासिस थ्रू a पॉइंट 0 0, तो y माइनस 0 इज इक्वल m2, m2 इज 2/3 इंटू x माइनस 0, 3 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 3y विल बी इक्वल टू 2x, इसे सीधा करके लिखें स्टैंडर्ड फॉर्म में, 3y को उधर ले जाएं लेकिन लिखते हुए ऐसे लिखें 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, नेम इट एज 1। तो एक अल्टीट्यूड बेटा हमने ढूंढ लिया ए डी, इन्हीं लाइनों पे हम बी ई की और इन्हीं लाइनों पे सी एफ की इक्वेशन ढूंढेंगे, ठीक है बेटा, वही लॉजिक, ये मैं आप इसको रेज कर रहा हूँ जी। डाटा हमारा लिखा रहा है ऐसे ही एज इट इज, इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड बी ई इज द अल्टीट्यूड टू साइड सी ए, यानी बी ई बेटा परपेंडिकुलर है सी ए पर, तो जो स्लोप सी ए की होगी उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करने से आपको बी ई की स्लोप मिल जाएगी, ठीक है जी। तो स्लोप ऑफ सी ए वही फॉर्मूला, सी और ए, ये सी में से ए माइनस कर लें या ए में से सी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 0 इट बिकम्स, इसे m3 का नाम दे लें, 0 ओवर समथिंग 0, तो स्लोप मिल गई बेटा m3 0। अब सिंस AD और BE का, AC और BE का रिलेशन क्या है बेटा, since by definition of altitude BE must be perpendicular to CA, this implies slope of BE altitude will be CA की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल, 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, इसको नेगेटिव करेंगे तो माइनस हो गया और रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0, 1/0 मीन्स इन्फिनिटी, नेम इट एज m4। तो बेटा हमने स्लोप कैलकुलेट कर ली BE की, और BE पर पॉइंट, B पॉइंट में से तो BE लाइन पास कर ही रही है, तो पॉइंट का भी हमें पता, स्लोप का भी पता, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ BE इज, ये अपने पास सेव कर लें बेटा इसको, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, क्योंकि एंड पे हमने इसको यूज करना है। पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाई, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ BE विल बी y माइनस y1 इज इक्वल टू m4, इसका नाम हमने, इसकी स्लोप का नाम m4 रखा हुआ है, m4 इंटू x माइनस x1। यहाँ पे बेटा जो पॉइंट के तौर पे यूज होगा पॉइंट, यानी x1 y1 के तौर पे वो 8 और 6 है, क्योंकि इस 8 6 में से बी ई वाली लाइन गुजर रही है, तो इट विल बी y माइनस 6 इज इक्वल टू m4 इज इन्फिनिटी, x माइनस x1 इन 8। प्रीवियस पार्ट में भी आपने सीखा बेटा इन्फिनिटी को बेहतर होता है 1/0 करके डील करना, क्योंकि अदरवाइज इन्फिनिटी इनटू दिस समथिंग इन्फिनिटी, दिस समथिंग इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये कोई लाइन बनती नहीं है इस हवाले से, तो आपके लिए परेशान कौन होगा, ये लाइन ने एग्जिस्ट तो करती है, तो 1/0 कर लें, 2/0 करके सॉल्व कर लें, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 0 इंटू दिस 0, x माइनस 8 1s are x माइनस 8। द सेकेंड अल्टीट्यूड हैव इट्स इक्वेशन एज x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये इसको हम अपनी साइड पे इधर लिख लेते हैं, सेव कर लेते हैं, ये दूसरे अल्टीट्यूड की हमने बेटा इक्वेशन कैलकुलेट कर ली। नाउ वी मूव टू द थर्ड अल्टीट्यूड विच इज CF, सेम उसी पैटर्न पे, इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड CF, ये हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो अब देखिए बेटा CF परपेंडिकुलर है AB पर, तो सबसे पहले AB की स्लोप हम कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला वही, फिर इसको रेज करेंगे। स्लोप ऑफ AB, ये B माइनस A कर लें, 6 माइनस 0 ओवर 8 माइनस 0, इसे हम 5 कर लेते हैं, m5
3/4। तो सिंस बिल्कुल उन्हीं लाइनों पे सी एफ बेटा नजर भी आ रहा होगा आपको डायग्राम में, सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी। दिस इंप्लाइज slope of CF will be negative reciprocal of 3/4, यानी -4/3, that is the slope. तो by point slope form equation of CF is y minus y1 m x minus x1, और m की वैल्यू यहाँ पे m6 है, जो नाम है m का स्लोप का, इस सी एफ अल्टीट्यूड के लिए। पॉइंट बेटा सी यूज होगा क्योंकि एफ का तो हमें पता ही नहीं है और पता चल भी नहीं सकता एफ का हमें। सी 12 0 है, मैं यहाँ पे साथ साथ इसलिए लिख रहा हूँ कि 12 0 विल बी ट्रीटेड एज x1 y1, y minus 0 is equals to m6 which is -4/3 into x minus x1 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 को इधर मल्टीप्लाई करें, 3y 0 तो खत्म हो गया, इज इक्वल टू 4 -4x, इसे मल्टीप्लाई कर दें अंदर, माइनस प्लस 48, दिस बिकम्स जी 4x प्लस 3y, इसको इधर शिफ्ट किया, ये ऑलरेडी इधर है, 48 को इधर किया शिफ्ट, तो बेटा -48 इज इक्वल टू 0, नेम इट एज 3। तो हमने तीनों अल्टीट्यूड्स की इक्वेशंस कैलकुलेट कर ली। अब हमें प्रूव तो ये करना है कि तीनों कंकरेंट हैं। तो कंकरेंसी कंडीशन आप जानते हैं, डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए इन तीनों इक्वेशंस का। तो इक्वेशंस 1 2 एंड 3, इक्वेशंस 1 2 एंड 3 मींस लाइंस 1 2 एंड 3, क्योंकि हर इक्वेशन से एक लाइन बन रही है। ये अल्टीट्यूड्स क्या है, 1 2 एंड 3 विल बी कंकरेंट इफ, आप जानते हैं कि कंकरेंसी क्या है, लाइंस बेटा कंकरेंट होती हैं अगर ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो। इस डिटर्मिनेंट में पहले एक लाइन फिल करें, फिर दूसरी, फिर तीसरी, उनके इक्वेशंस के कोएफिशिएंट आपने लिखने होते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास ये 2x minus 3y, 2x में x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट 3, कांस्टेंट नहीं है, जो चीज ना हो तो बेटा उसकी जगह छोड़नी नहीं, बल्कि क्या लगाना उसकी जगह पे 0। सेकंड इक्वेशन देखें, x minus 8 is equal to 0, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे बेटा 1, y नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0, और कांस्टेंट कितना है जी -8। एंड द थर्ड इक्वेशन इज दिस वन, इसमें x का कोएफिशिएंट 4, y का 3 और कांस्टेंट 48। अब इसको इवैल्यूएट करें और ये 0 is equal to 0 आना चाहिए बेटा। इसको डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करें तो आंसर मस्ट बी 0, 0 is equal to 0, तभी ये कंकरेंट प्रूव होगी। 2 की रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, 0 -8 3 -48, माइनस फार्मूले का -3, रो कॉलम कैंसिल, 1 -8 4 एंड 48 प्लस 0 इंटू, लिख लें तब भी ठीक है, इसको ना लिखें क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 ही हो जाना है, 1043, 2 इंटू 0 इंटू 48 0, माइनस प्लस 8 3 24, ये -48 है, ओके ये -48, ओके। तो 48 1s are -48, माइनस प्लस माइनस फार्मूले का, माइनस ये प्लस 32 प्लस 0 इंटू समथिंग सारा कुछ 0, ये बन गया जी 2 इंटू 24 प्लस 3 इंटू -16 इज इक्वल टू 0, 48 माइनस 48 इज 0, 0 इज इक्वल टू 0, ये बात 100% ट्रू है। हेंस अल्टीट्यूड्स, कौन से अल्टीट्यूड, 1 2 और 3 में अल्टीट्यूड ही थे इन इक्वेशंस में, दीज आर कंकरेंट, ये अल्टीट्यूड बेटा कंकरेंट होंगे, और यही हमें प्रूव करना था सेकंड पार्ट में।